वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल मेंस के पेड कोर्स में अब हमको स्टडी करना है ग्राम समाज एवं विकास। ग्राम समाज एवं विकास 4 सेक्शंस में से एक है जो लेखपाल मेंस में पूछा जाएगा। पिछली बार भी 25 सवाल इससे आए थे और इस बार भी 25 सवाल की हमको तैयारी करनी है। आज जो वीडियो क्लास नंबर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वो पहली क्लास है। वीडियो क्लास नंबर 1 से हम लोग यहाँ पर शुरुआत करने जा रहे हैं। आपको याद होगा पिछली बार जो पेपर हुआ था उसमें मेजर क्या पूछा गया था, योजनाएं पूछी गई थी। आप देखेंगे लगभग सारे ही क्वेश्चन 24 करीब क्वेश्चन जो है 24-25 क्वेश्चन सभी योजनाओं पर ही आधारित थे। मतलब 100% पोर्शन यहाँ पर स्कीम्स, गवर्नमेंट स्कीम यानी योजनाओं का था। उसमें स्टेट की स्कीम्स भी पूछी गई थी और गवर्नमेंट स्कीम सेंट्रल लेवल की भी पूछी गई थी जो भी ग्राम विकास से संबंधित हो सकती थी। ठीक है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं एंटिसिपेट कर सकते हैं आप कि सारी योजनाएं इस बार भी पूछेंगे। पिछली बार भी यही हुआ था। पिछली बार लोगों ने पुराने सिलेबस के हिसाब से तैयारी कराई थी और उनके कोई भी क्वेश्चन उनके स्टूडेंट्स नहीं कर पाए थे, लेकिन हमारे स्टूडेंट्स जो है मैक्सिमम सवाल करके ले गए थे क्योंकि हमने योजनाओं पर खासा ध्यान दिया था। हमने बेसिक भी पढ़ाया था, ग्राम समाज भी पढ़ाया था। ग्राम समाज से कोई क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन ऐसा नहीं हम लोग कह सकते हैं ग्राम की अवधारणा या समाज से कोई क्वेश्चन एक बार फिर से नहीं आएगा। प्रेडिक्शन गेम में नहीं पड़ता है हमारा इंस्टीट्यूट। हम सारी चीजों की आपको तैयारी कराएंगे। ग्राम समाज भी पढ़ाएंगे, ग्राम विकास भी पढ़ाएंगे, ग्राम विकास कार्यक्रम भी और ग्राम विकास संबंधी योजनाओं को तो हम पढ़ेंगे जो मेजर पोर्शन है। तो आज क्लास नंबर 1 आपकी यहाँ से शुरू हो जाती है, वीडियो क्लास नंबर 1। अब ग्राम विकास की अवधारणा समझने के लिए हमको ग्राम को समझना पड़ेगा सबसे पहले भारतीय संदर्भ में, क्योंकि सिलेबस में लिखा हुआ है ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में ही समझना है। संयुक्त राज्य जनगणना ब्यूरो यूएस के हिसाब से अगर हम बात करें, यूएस के हिसाब से सिर्फ इतनी ही बात करेंगे। यूएस में जो सेंसस ब्यूरो है उनके अनुसार किसी विशिष्ट स्थान की जनसंख्या के आकार और घनत्व के आधार पर ग्रामीण समुदाय को परिभाषित कर सकते हैं। अब चूंकि विदेशों की अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे यूएस जैसे अगर हम स्टेट्स की बात कर रहे हैं, तो वहां पर डेवलप्ड नेशन है। ठीक है, वो एक डेवलप्ड नेशन है। वहां पर ग्राम बहुत ही छोटे छोटे देखने को मिलते हैं और ग्राम बहुत विशिष्ट देखने को मिलते हैं। मतलब ग्राम अपने आप में एक इम्पोर्टेंस का विषय वहां पे नहीं है। ग्राम वहां पर टूरिज्म का विषय है या फिर किसी अन्य काम के लिए ग्राम जो है वहां बसाए जाते हैं। मतलब अर्बनाइजेशन का स्तर ही इतना ज्यादा है कि ग्राम वहां पे बहुत नगण्य है और ग्राम की अवधारणा वहां पे इतनी विस्तृत नहीं है जितनी हमारे यहाँ पर। हमारे यहाँ पर आप देखेंगे सेंसस 2011 के हिसाब से भी अर्बनाइजेशन का स्तर अभी भी उतना नहीं है। इवन 35% से ऊपर भी अर्बनाइजेशन 2011 सेंसस के हिसाब से नहीं पाया गया था। हमारे देश में अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है लेकिन अभी भी ग्रामों की अवधारणा है। और मैं ऐसा मानता हूं कि जब हमारा देश 90% भी अर्बनाइज हो जाएगा तब भी ग्रामों की अवधारणा बनी रहेगी, क्योंकि ग्राम सिर्फ हमारे यहाँ पर भौगोलिक इकाई नहीं है। ग्रामों का विशेष महत्व है, गाँवों का विशेष महत्व है, चाहे वो परंपरा संबंधी महत्व हो, चाहे वो अर्थव्यवस्था संबंधी महत्व हो, सारी चीजों को हम स्टडी करेंगे। तो इसमें बेसिकली समझने की कोशिश कर रहे हैं कि विदेशों में ग्राम की अवधारणा अलग होती है, भारत में ग्रामीण या फिर ग्राम की अवधारणा अलग होती है। कैसे अलग होती है? प्रेजेंट में अगर हम देखें तो ग्रामीण को आमदनी के आधार पर परिभाषित किया जाता है। ये सबसे बड़ा आधार है आमदनी, क्योंकि रेवेन्यू विलेजेस आजकल क्लासिफिकेशन है। उत्तर प्रदेश में भी रेवेन्यू विलेजेस, क्योंकि कौन सा विलेज कितना रेवेन्यू जनरेट करता है उस आधार पर रेवेन्यू विलेज में बांटा जाता है। ठीक है, क्योंकि भारत में भी ऐसी कोई अवधारणा नहीं है। आश्चर्यजनक बात यह है कि भारत में अभी भी जहां पर अर्बनाइजेशन का स्तर इतना ज्यादा नहीं है, हमारे यहाँ पर ग्राम की डेफिनेशन ही नहीं है। हमारे यहाँ पर शहरों की डेफिनेशन है, सेंसस टाउन कौन से हैं और अर्बन एग्लोमरेशन कौन कौन से हैं, स्टैट्यूटरी टाउन कौन से हैं जिनको वैधानिक नगर बोलते हैं। तो उसमें जनसंख्या का वर्गीकरण, कौन कौन से व्यवसाय वहां पे होते हैं, उसके आधार पर हमने नगरों को डिवाइड किया और नगरों से इतर जो भी यहाँ पे भौगोलिक इकाई बची उसको हम ग्राम मान लेते हैं। तो हमारे यहाँ पर नगरों का क्लासिफिकेशन और नगरों की परिभाषा दी जाती है। ऐसा क्यों रहा होगा? क्योंकि ग्राम ज्यादा है, नगर कम थे पहले। अब तो अर्बनाइजेशन लगातार बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी आप कुछ सिटीज के नाम जानते हैं पूरे देश में। ऐसा नहीं है कि आपके स्टेट का हर सिटी अर्बनाइज्ड है, अभी भी ऐसा नहीं है। ठीक है, ग्रामों से जुड़ करके छोटे छोटे सिटी अब उभर करके आ रहे हैं, टाउन वगैरह। लेकिन अभी भी ग्रामों की अवधारणा देना भारत ने इसलिए जरूरी नहीं समझा क्योंकि सब कुछ गाँव है। बस जो शहर है उनकी अवधारणा अलग से विकसित कर दी गई है, उनकी परिभाषा अलग से दे दी हमने। ठीक, तो अभी ग्राम या फिर ग्रामीण शब्द का जो कह सकते हैं परिचायक कौन है? आमदनी, रेवेन्यू विलेज के हिसाब से हम लोग इसको बांट सकते हैं। भारतीय जनगणना आयोग इंडियन सेंसस के हिसाब से, ठीक है, इंडियन सेंसस कमीशन के हिसाब से ग्राम ऐसा अस्तित्व है जिसकी पहचान उसके नाम से है और इसकी एक निश्चित परिसीमा होती है। तो ग्राम होने के लिए क्या यहाँ पे जरूरी प्रीरिक्विजिट है
कि ग्राम का नाम होना चाहिए, बिना नाम का कोई ग्राम नहीं होता, ठीक है। ग्राम का एक नाम होना चाहिए और उसकी एक परिसीमा होनी चाहिए, एक डेफिनेट बाउंड्री होनी चाहिए विलेज की। तो विलेज के क्या फीचर हो गए, एक नेम और एक बाउंड्री। अभी यही दो बातें महत्वपूर्ण है। अगर आपसे पूछेंगे कि भारत में ग्रामों के वर्गीकरण के लिए क्या दो महत्वपूर्ण चीजें हैं, तो एक है यहाँ पे बाउंड्री, बाउंड्री, और दूसरा है डेफिनेट नेम, ठीक, नेम, नेम या नॉमेनक्लेचर। तो बाउंड्री और नेम दो चीजें यहाँ पे जरूरी हैं। फिर भारतीय ग्रामों में भारी विविधता पाई जाती है, ठीक है, ऐसा लिखा गया है कई सारे विद्वानों के द्वारा। लेकिन भारी विविधता यहाँ पर दूसरे सेंस में है, इसको आप कल्चरल विविधता नहीं मानिएगा। क्या गांव में कल्चरल डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, तो उत्तर हो जाएगा नहीं। गांवों की जो विविधता है वो अलग सेंस में है। किस सेंस में, कहने का मतलब है कि उत्तर प्रदेश के गांव बिल्कुल अलग देखने को मिलेंगे और केरला राज्य का गांव बिल्कुल अलग देखने को मिलेगा। ऐसे ही आंध्र प्रदेश आप चले जाएंगे, वहां के गांव बिल्कुल अलग अलग से आपको देखने को मिलेंगे। अलग अलग चीजें इस सभी में अंतर करती है। यूपी गांव में अलग चीजें आपको देखने को मिलेगी क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट अलग है, ठीक है, यहाँ पर क्लाइमेट अलग है, यहाँ की इकोनॉमी अलग है, ठीक है, यहाँ फसल अलग होती है और यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर अलग है। तो इस वजह से यूपी का गांव, केरल का गांव, आंध्र प्रदेश का गांव या फिर तेलंगाना या कर्नाटक के गांव में अंतर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये विविधता की बात हो रही है, कल्चरल डाइवर्सिटी की बात नहीं हो रही है। गांव में कल्चरल डाइवर्सिटी नहीं देखने को मिलती है, कल्चरल डाइवर्सिटी आपको सिटीज में देखने को मिलती है, नगरों में। ये बात ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि क्या भारत के गांव में कल्चरल डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, तो उत्तर हो जाएगा नहीं, कल्चरल डाइवर्सिटी हमको सिटीज में देखने को मिलती है। तो ऐसे ही आपके नोट्स में लिखा हुआ है, पंजाब के काफी समृद्ध ग्राम होते हैं, बहुत से परिवारों को विदेशों में बसे उनके युवा सदस्य नियमित रूप से काफी धन बेचते हैं। आपने कनाडा वाले जो जोक्स एंड स्टीरियोटाइप्स सुना होगा कि पंजाब में ऐसा कोई परिवार नहीं होगा जिसका कोई सदस्य कनाडा ना गया हो। ये बात सच भी है। कनाडा या यूएस जाकर के वो लोग धन कमाते हैं और अपने फैमिली को सपोर्ट करते हैं, जिससे वो अपने गांव में बड़ा घर बनवाते हैं, बड़ी गाड़ी खरीदते हैं, ठीक है, तो समृद्ध प्रतीत होते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुछ लेखकों ने इन ग्रामों को वृद्ध ग्रामों का दर्जा दिया है क्योंकि यहाँ की अधिकांश आबादी ऐसे वृद्धों की है जिनके बच्चे विदेश में बसे हुए हैं। कुछ गांवों को वृद्ध ग्राम कहते हैं। आपने से खुद भी नोटिस किया होगा, कुछ गांव ऐसे होते हैं जहां पर आपको जाकर के एल्डरली लोग ही देखने को मिलते हैं, कोई युवा दिखता ही नहीं ज्यादातर, क्योंकि ज्यादातर युवा या तो बड़े शहर चले गए हैं या फिर उसी राज्य के किसी बड़े सिटी में शिफ्ट हो गए हैं या फिर विदेश चले गए हैं, धन बेचते हैं खाली, ठीक। वृद्ध भी बाहर दूसरे देशों में काम करते थे और काफी पैसा कमाने के बाद अपनी धरती पर वापस आ गए थे। इनमें से कुछ ने अपना जीवन सेवानिवृत्त के रूप में व्यतीत करना शुरू कर दिया है या फिर कुछ लोग अभी भी व्यवसायिक खेती करवाते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ बिहार, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में अत्यंत निर्धन ग्राम है। राजस्थान के शुष्क भागों में कुछ गांव ऐसे हैं जहां पर प्रतिकूल पर्यावरण की वजह से पूरी जनसंख्या ही विलुप्त हो चुकी है। कई बार जो कोस्टल एरियाज के विलेजेस होते हैं जैसे ओडिशा में, ठीक है, ईस्टर्न इंडिया में खास करके, ठीक है, तमिलनाडु में, कन्याकुमारी के पास कुछ ऐसे गांव होते हैं जो बाढ़ से तबाह हो जाया करते हैं, ठीक है, साइक्लोन हो गया, बाढ़ आ गया, सुनामी आ गई, उससे गांव कई बार तबाह हो जाते हैं। तो ये भी कहने का मतलब है कि गांव की डेफिनेट बाउंड्री होती है, लेकिन जब तूफान से हट जाते हैं गांव तो वो गांव विलुप्त भी हो जाते हैं, ठीक। बिग डेफिनेशन है जो आपको याद रखना जरूरी है। सीमावर्ती ग्राम किसे कहते हैं, सीमावर्ती ग्राम जो है किसे कहते हैं, ये डेफिनेशन जो है ध्यान रखना जरूरी है। सीमावर्ती ग्राम छोटे बड़े शहरों के बाहरी भागों में बसे ग्रामों को आमतौर पर सीमावर्ती ग्राम के रूप में कहा जाता है। सीमावर्ती ग्राम यानी कि फ्रिंज विलेजेस, क्या कहते हैं इनको, फ्रिंज विलेजेस, जो बड़े शहरों के आसपास विकसित होते हैं और जिनकी वजह से धीरे धीरे उनकी मूल पहचान लुप्त हो रही है। मान लीजिए बड़ा शहर है बेंगलुरु, उसके पास कोई गांव है, धीरे धीरे वो भी बेंगलुरु का ही भाग बनने लगता है, उसको गांव के रूप में नहीं आइडेंटिफाई किया जाता है। शहरी सुविधा का, शहरी दुनिया का ही भाग बन जाते हैं ऐसे गांव, अपनी पहचान इनकी विलुप्त हो जाती है। फिर जैसे हम नई दिल्ली का उदाहरण ले, जहां वजीरपुर, पड़पटगंज, मोहम्मदपुर, चंद्रवाल जैसी रिहायशी कॉलोनियां ऐसे नामों से पुकारी जाती हैं जो पहले यहाँ बसे गांव के नाम थे, लेकिन मौजूदा समय में विस्तृत शहरी जीवन का रूप धारण कर चुके हैं। पड़पटगंज जो है कभी गांव हुआ करता था, कैन यू बिलीव इट। आप वहां पे जाइए, आपको लगेगा नहीं कि ये कभी गांव हुआ करता था, लेकिन एक्चुअली में ये कभी गांव हुआ करता था, ठीक। आगे, यदि हम एक क्षेत्र से दूसरे या राज्य से दूसरे राज्य का दौरा करें तो ग्रामों की जीवन शैलियों, भौतिक दशाओं में भारी विविधता देखने को मिलती है। वहां के गवर्नेंस के आधार पर, वहां के क्लाइमेट के आधार पर, वहां वर्षा कैसी होती है, वहां पे जो नेचुरल रिसोर्सेस है, नदी वगैरह वो प्रेजेंट है कि नहीं, उसके आधार पर अलग अलग तरीके के ग्राम आपको देखने को मिलते हैं।
ग्रामीण शब्द की पर्यायवाची क्या है? ग्राम, देहात या कंट्री साइड जिसको बोला जाता है इंग्लिश मीडियम में, वो है। और लोक समाज जैसे शब्दों से अदल बदल करके प्रयुक्त किया जाता है। जो सोशोलॉजिस्ट हैं, साहित्य में ग्रामीण समाज के लिए इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे देहात हो गया और लोक समाज हो गया। और इंग्लिश में देहात के लिए कंट्री साइड शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, वेस्टर्न वर्ल्ड में। वेस्टर्न कंट्रीज में और यूरोपियन नेशंस में गांव जो है भीड़ भाड़ से दूर किसी शांत जगह को कहते हैं जो प्रकृति से निकट हो। तो जो वेस्टर्न कंट्रीज या यूरोपियन कंट्रीज के जो गांव होते हैं वो किसको इंगित करते हैं? वो शांत माहौल को। हालांकि वहाँ साफ सफाई बहुत होती है, सुख सुविधाएं भी उपलब्ध होती हैं। कंट्री साइड में आराम करने लोग जाते हैं। तो जो डेवलप्ड नेशन है उनके लिए गांव जो है एक टूरिज्म का विषय होता है, जैसे मैंने पहले बताया था। उनके लिए गांव अलग विषय नहीं है, जैसे हमारे यहाँ पर गांव की एक अलग ही अवधारणा है। वहाँ पर कंट्री साइड आराम करने का स्थान है, वहाँ पर छोटे छोटे से रिजॉर्ट भी बने होते हैं, सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। वहाँ पर अमेजोन का पार्सल भी जाता है, ठीक है, हर चीज़ वहाँ पे उपलब्ध है, कैब भी जाती है। लेकिन वो कंट्री साइड इसलिए लोगों के आराम करने के लिए, जबकि हमारे यहाँ पर आधे से ज़्यादा भारत गाँव में बसता है। तो ये यहाँ पर कहने का मतलब है जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनके विलेज अलग होते हैं। विकासशील देशों में जैसे डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जैसे इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री ही है, यहाँ पर जो है गाँव की तरह ये स्थान सुविधा से वंचित नहीं होते हैं। मतलब विकासशील देशों में जैसे गांव सुविधा से वंचित हैं आज भी, वेस्टर्न कंट्रीज के गांव में ऐसा नहीं होता है। कंट्री साइड में मनोरंजन केंद्र, पब्स वगैरह सुविधाएं उपलब्ध होती हैं और शहर की तेज व्यवस्था देखने को नहीं मिलती है, बस ये अंतर होता है। लोक या फोक शब्द पर नजर डालते हैं, जिसे रॉबर्ट रेडफील्ड के कार्यों के माध्यम से लोकप्रियता मिली थी। तो फोक शब्द जो है किसने दिया है? रॉबर्ट रेडफील्ड ने। ये ध्यान रखिएगा, फैक्चुअल क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी आपसे पूछ सकता है। ये फोक शब्द किसने गढ़ा है? रॉबर्ट रेडफील्ड ने। फोक शब्द का अर्थ क्या होता है? छोटी परंपरा या सजातीय समुदाय के व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह। इसको इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं। A folk implies to a person or persons belonging to a small tradition and homogeneous community. Small traditions और homogeneous community यहाँ पर कीवर्ड है। By implication, a folk society is a traditional and homogeneous society. ठीक है, ये कहने का मतलब है यहाँ पर कि folk society या फिर folk culture क्या होता है। रेडफील्ड के अनुसार इसका अर्थ है कि सदस्य अपनी मूल विरासत से संतुष्ट हैं और अपनी ग्रामीण समाज की तुलना में शहरी समाज भविष्य की ओर उन्मुख हैं। ठीक है, मूल विरासत से संतुष्ट हैं, अपनी ग्रामीण समाज की तुलना में शहरी समाज भविष्य की ओर उन्मुख है। यहाँ लोगों को जो मिला है वे उससे संतुष्ट नहीं है और इन्हें प्राप्त करने को हमेशा बदलने की अर्थात उनमें नवीनता लाने की ललक बनी रहती है। तो इसमें रॉबर्ट रेडफील्ड ने कंपैरिजन किया कि फोक कैसे सिटी कल्चर या टाउन कल्चर से अलग है। टाउन में किसी को संतोष नहीं, किसी के पास बड़ा मकान हो गया तो उसे और बड़ा मकान चाहिए, किसी के पास बंगला हो गया तो उसे और बड़ा बंगला चाहिए, किसी के पास बड़ा बंगला हो गया तो उसे एक अच्छी जगह बड़ा बंगला चाहिए। तो जो शहरी समाज है उसकी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती हैं और शहरी समाज हमेशा भविष्य की ओर उन्मुख होता है, जबकि जो फोक कल्चर होता है, जो ग्रामीण समाज होता है, वो अपने में संतुष्ट रहता है। ये इन्होंने कहा था। आगे हम डिटेल कंपैरिजन तो करेंगे ही शहरों गाँव में, लेकिन ये रॉबर्ट रेडफील्ड ने जो अध्ययन किया उसमें बताया कि शहरी भविष्य की ओर देखते हैं तो ग्रामीण की सोच पिछड़ी रहती है, ऐसा उन्होंने कहा। अर्थात वे पीछे की ओर सोचते हैं। यदि शहरी जीवन बदलाव की ओर उन्मुख है तो लोक समाज स्थिरता पर टिका हुआ है। तो लोक समाज का मूल मंत्र क्या है? स्थिरता। स्थिरता का मतलब है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ इनकम, स्टेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ इनकम, स्टेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिशन। मतलब जो बड़े बुजुर्गों ने डिसाइड कर दिया, जैसे रहना है, जैसे खाना है, जैसे पीना है, जैसे शादी करनी है, सारी चीजें वही फॉलो करने में विश्वास रखते हैं फोक कल्चर या फिर गांव समाज। ठीक है, अब ये कंसेप्ट ऑफ विलेज इन इंडिया, ये छोटा सा मैंने नोट बनाया है। ऐसे ही जो कंसेप्चुअल टॉपिक है उसके अंत में हमारे जो नोट्स हैं उसमें एक तरीके का डायग्राम ये मैंने खुद बनाया है, ये दिया हुआ है, जिससे आप समराइज कर सके। ठीक है, आप 4-5 पन्ने पढ़े, कंसेप्ट समझे और फिर आपको खुद ही वैसे तो बनाना चाहिए, लेकिन हमारे नोट्स में ये ऑलरेडी मैं बना करके देता हूँ आपको। तो गांव की अवधारणा क्या है? भारत में गांव की अवधारणा है आमदनी से, ठीक है, परिसीमा से यानी बाउंड्री से, डेफिनेट बाउंड्री, और जनसंख्या से भी, क्योंकि जनसंख्या अगर ज्यादा होगी किसी गांव में और वहां के पुरुष जो है नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में संलग्न हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो है स्टैट्यूटरी टाउन वो बन जाएगा, वो गाँव नहीं रहेगा। ठीक है, तो रेवेन्यू, बाउंड्री और पॉपुलेशन, ये चीजें जो है महत्वपूर्ण है गाँव के वर्गीकरण में। आगे क्या है? विविधता की कमी। सजातीय समुदाय पाया जाता है गाँव में, यहाँ पर कल्चरल विविधता की कमी पाई जाती है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कल्चरल डाइवर्सिटी की हम बात कर रहे हैं। एक गांव में डिफरेंट कल्चर नहीं देखने को मिलते हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि उत्तर प्रदेश के गांव में जाएंगे तो अलग कल्चर है, बिहार के गांव में जाएंगे अलग कल्चर है, वेस्ट बंगाल के गांव में जाएंगे अलग कल्चर है, उड़ीसा में अलग है, फिर ऐसे साउथ इंडियन स्टेट्स में,
कर्नाटक में, तेलंगाना में, तमिलनाडु में और केरल में अलग अलग कल्चर आपको देखने को मिलेगा, वो अलग बात है। लेकिन एक गांव के भीतर आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि केरल के किसी गांव में आप हिंदी बोलने वाला कोई पा जाए शख्स, ऐसा नहीं होगा। ऐसे ही उत्तर प्रदेश या बिहार के गांव में कोई मलयालम नहीं बोल रहा होगा। ऐसा केवल कहाँ हो सकता है? सिटीज में हो सकता है। मान लीजिए कोई कानपुर है, कानपुर में नौकरी करने के लिए आता है केरल से, ठीक है, तो वो अपनी मातृभाषा मलयालम बोलेगा। तो आपको कल्चरल डाइवर्सिटी कहाँ पे देखने को मिलती है? सिटीज में, ना कि विलेजेस में। तो कल्चरल डाइवर्सिटी की कमी आपको देखने को मिलती है विलेज में या फिर गांव में। और गांव में आपको किस चीज की प्रेजेंस देखने को मिलती है? वी फीलिंग। और वी फीलिंग यानी कि हम की भावना, ठीक है। ज्यादातर लोग एक दूसरे से हम की भावना रखते हैं। ईर्ष्या वगैरह तो होती है हर जगह पर, जहां मनुष्य रहेंगे वहां पर ईर्ष्या है आजकल कलयुग में, लेकिन हम की भावना रखते हैं, ठीक है, वी फीलिंग रखते हैं। अगर किसी एक व्यक्ति को कोई तकलीफ होती है तो उसे अपनी तकलीफ मानते हैं। ऐसा यूनिवर्सल तौर पर आप सभी गाँव में देख सकते हैं, ठीक है। और विभिन्न राज्यों में विभिन्न प्रकार के गांव पाए जाते हैं, तो मैंने आपको बता ही दिया। तो यही सब अभी हमने डिस्कस किया, जिसका डायग्राम ये बना हुआ है। अब आगे समाज शास्त्र की दृष्टि से, यानी कि सोशलॉजी कॉन्सेप्ट से गांव समाज का या ग्रामीण समाज का अर्थ क्या होता है, इसको समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। शहरी समाज की तुलना में एक छोटा समाज होता है। तो शहरी समाज बहुत बड़ा होता है, लेकिन गाँव समाज एक छोटा होता है। इसकी आबादी भी कम होती है। एग्जैक्टली जैसा हमने आपको बताया, भौगोलिक क्षेत्र भी अपेक्षाकृत कम ही होता है। गाँव कितना भी बड़ा हो, कभी जो है शहर की जगह नहीं ले सकता है, ठीक है। जैसे कर्नाटक के गांव काफी बड़े बड़े होते हैं, बहुत लंबे फैले हुए होते हैं, लेकिन उससे क्या फायदा? जनसंख्या ही कम है, घरों की संख्या कम है, तो गांव ही कहलाते हैं। तो सोशलॉजी कॉन्सेप्ट में गांव ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर पुलिस थाना, अस्पताल, स्कूल, डाकघर, क्लब, बड़े बैंक, ठीक है, या फिर बड़े बड़े गवर्नमेंट के हेडक्वार्टर्स वगैरह वहां पे उपलब्ध नहीं होते हैं, या फिर जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है या तो बहुत दूर उपलब्ध होता है या फिर बहुत अधिक उपलब्ध नहीं होता है। तो ऐसो को रूरल सोसाइटी मान लेता है। सोशलॉजी समाज शास्त्र विषय जो है भौगोलिक सीमा देखेगा तो, लेकिन ऐसा नहीं है कि भौगोलिक सीमा बड़ी है तो किसी को शहर मानने लगेंगे। अगर वहां पर फोक कल्चर फॉलो होता है तो उसको सोशलॉजी के हिसाब से विलेज ही मानेंगे, ठीक है। ये यहाँ पे कहा गया है ग्रामीण आबादी अपेक्षाकृत कम होती है। अपनी सामाजिक परिस्थिति के अनुसार ये समूह बना करके रहते हैं। अन्य शब्दों में समान परिस्थिति के लोगों के घर भी आसपास होते हैं और सोपान क्रम में छोटी परिस्थिति के लोगों से सामाजिक और आवासीय दूरी बना करके रहते हैं। यानी बड़े बड़े घर एक साथ बने होते हैं गाँव में, छोटे छोटे घर एक साथ बने होते हैं। ये चीज आपने देखी होगी। आमतौर पर ग्रामीण व्यक्तियों का बड़ा भाग खेती बाड़ी का काम करता है, और भारत में अभी भी जो है सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देने वाली जो इंडस्ट्री है या फिर जो एक्टिविटी है, प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी, वो एग्रीकल्चर ही है, ठीक है। इसके अलावा ग्रामीण समाज में कुछ अन्य वर्ग भी है जो कला और शिल्प जैसे धंधों में लगे हुए हैं। इन्हें कारीगर और दस्तकार बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? कारीगर और दस्तकार बोला जाता है, जो खाद्यान्नों और अनाज के लिए किसानों से अपनी वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं। अब ये थोड़ा सा पहले का लिखा हुआ है। सोशलॉजी के टर्म्स में कहा जाता है कि जो भी कारीगर हैं वो अनाज के बदले अपना सामान बेचते हैं, लेकिन आज ऐसा नहीं होता है। आजकल सरकार जिस तरीके से आगे बढ़ा रही लोगों को और जिस तरीके से डिजिटल युग आया है, गांव में बैठा कारीगर भी अपने सामान को ऑनलाइन बेच सकता है, वो अलग विषय है। लेकिन पहले यही होता था, बार्टर सिस्टम चलता था। किसान से ग्रेन यानी अनाज के बदले, सब्जियों के बदले कारीगर अपने उत्पाद एक्सचेंज करते थे, या फिर कह सकते हैं आदान प्रदान करते थे। ग्रामीण समाज में कुछ हुनर वाले लोग होते हैं जिनके पास स्पेशल कोई टैलेंट होता है, जैसे कोई तमाशा दिखाने वाले लोग हो गए, या फिर कुछ जो है सीजनल काम करने वाले लोग हो गए, मेले में सामान बेचने वाले लोग हो गए। अल्पकालिक रूप से अपना काम करते रहते हैं। विशेष रूप से मानसून के दौरान दस्तकार और कारीगर भी खेती बाड़ी में कामकाज में जुट जाते हैं, और ऐसे हुनर वाले लोगों और छोटे किसानों के कृषि उत्पाद उनकी अपनी घरेलू जरूरतों को पूरा करने में काम आते हैं। क्योंकि गांव में पहले ऐसे नहीं होता था कि दस्तकार अपने रेगुलर इनकम कमा रहा है, वो अपने रोज के खर्चों के लिए ये सब काम करता था, कारीगरी वगैरह, बढ़ाई का काम करने लगा कोई व्यक्ति। लेकिन मानसून सीजन आया तो उसे भी अपनी छोटी सी भूमि पर खेती करनी पड़ती थी। ग्रामीण समाज को पारंपरिक रीति रिवाजों, लोक शैलियों का खजाना बोला जाता है। तो पारंपरिक रीति रिवाजों, लोक शैलियों का खजाना बोला जाता है, यानी कि रूरल सोसाइटी इज कंसिडर्ड अ ट्रेजर ट्रोव ऑफ ट्रेडिशनल कस्टम्स एंड फोक स्टाइल्स। ये जरूरी है, ट्रेडिशनल कस्टम्स और फोक स्टाइल, ये मतलब इसकी बहुलता देखने को मिलती है गाँव में। इसके अनेक सांस्कृतिक मूल्यों और गुणों को शहरी क्षेत्रों तक भी ले जाया जाता है। तो कई सारे जो गांव के कस्टम्स होते हैं शहरी क्षेत्र भी फॉलो करने लगते हैं कई बार, और कई बार उनमें बदलाव आता है। शहरी क्षेत्रों में कोई कस्टम फॉलो करने लगे, उसमें बदलाव आया, और उसी कस्टम को फिर से ग्रामीण क्षेत्रों में अलग तरीके से फॉलो किया जाने लगता है। ये हमने देखा है कई बार, ठीक है। कोई ट्रेडिशन है गाँव का, वो शहरों में अलग रूप लेकर के फिर से जो है गाँव में इस्तेमाल किया जाने लगता है। जब बुद्धिजीवी कहते हैं कि भारत ग्रामों में बसता है, तो उनके कहने का अर्थ यही होता है कि भारत का 3/4 भाग
ग्रामों में रहता है सेंसस के हिसाब से अगर मान ले तो। भारतीय समाज और सभ्यता के मौलिक मूल्य ग्रामों में संरक्षित हैं और जहां से इन्हें शहरों और कस्बों की ओर संचारित किया जाता है। जब तक भारतीय ग्रामों को नहीं समझ लिया जाएगा तब तक हम भारत की आत्मा को नहीं समझ सकते, ऐसा कहा जाता है। अब अगेन इतना कंसेप्ट पढ़ने के बाद हमको डायग्राम से इसको समराइज करने की जरूरत होती है। रिकमेंडेड तो है कि आप अपना डायग्राम खुद से बनाएं, लेकिन अगर नहीं भी बना सकते हैं तो इस डायग्राम को जरूर फॉलो कर लिया करिए पढ़ने के बाद। इसमें पूरा यहाँ पे समरी दी हुई है कि क्या क्या हमने अभी स्टडी किया। हमने क्या स्टडी किया? कंसेप्ट ऑफ विलेज इन टर्म्स ऑफ सोशियोलॉजी। जनसंख्या कम देखने को मिलती है, जनसंख्या घनत्व भी कम देखने को मिलता है, सुविधाएं भी कम देखने को मिलती है। अधिकता किस चीज की देखने को मिलती है? अधिकता या प्रचुरता किस चीज की देखने को मिलती है? पारंपरिक रीति रिवाजों की और कला शैली की। खेती बाड़ी जो है ये काम मेजर रूप से होता है गाँव में। गांव में जो सबसे जरूरी काम जो होता है वो होता है खेती बाड़ी का, यानी कि ग्रेन प्रोडक्शन का, ठीक है, एग्रीकल्चर का काम सबसे बहुलता वाला होता है। क्योंकि शहरी लोग तो गांव से अनाज मंगवा लेंगे, लेकिन गांव के लोग कहाँ से मंगवाएंगे? उनको एग्रीकल्चर तो करना ही पड़ेगा। गांव की एक बड़ी आबादी को एग्रीकल्चर में संलग्न होना ही पड़ता था पहले, ठीक। फिर जो है हुनर वाले कुछ काम करने वाले लोग होते हैं, पास पास स्थित घर होते हैं, एक जैसे घर पास पास स्थित होते हैं और लोगों के बीच अच्छी जान पहचान होती है। ये एक बहुत जरूरी एस्पेक्ट है, ठीक है। ये सब हमने डिस्कस किया अभी। अब ट्राइब्स और जो पीजेंट है, ट्राइब्स और पीजेंट यानी जनजातियों कृषकों में अंतर यहाँ पे देख लेते हैं। जनजातियों की विशेषता होती है, कृषकों की विशेषता। ग्रामीण समाज जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया पिछली स्लाइड्स में कि विभिन्न लोगों, विविध प्रकार के ग्रामों और उनकी संस्कृतियों का मिला जुला स्वरूप होता है। ग्रामीण समाज कृषि प्रधान समाज होता है, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें कृषक होते हैं, हाथ से काम करने वाले शिल्पकार होते हैं, दस्तकार होते हैं, अन्य व्यवसाय करने वाले समूह होते हैं जो कुछ ना कुछ बेचने का काम करते हैं, किसी न किसी तरह से मुख्यतः कृषि पर ही निर्भर होते हैं। जैसे कृषक है वो तो अनाज उगाने का काम कर रहा है, लेकिन शिल्पकार भी कृषक पर ही निर्भर है एक तरीके से। कैसे निर्भर है? जैसे मान लीजिए कोई खटिया बनाने का काम कर रहा है, गांव में कोई खाट बनाने का काम कर रहा है। अब खाट को खरीदे कौन? कृषक ही तो खरीदेगा अपना अनाज दे करके। आप पुराना सिनेरियो पकड़िए, नए को भूल जाइए। कृषक अपना अनाज दे करके खाट खरीदेगा, या मान लेते हैं कि कृषक अपना अनाज जब बेचेगा शहर में, उससे जो पैसा आएगा उससे जाकर के खाट या फिर कोई भी फर्नीचर खरीदेगा जो ये कारीगर ने बनाया है। तो हर हाल में जो इकोनॉमी है वो किस पर डिपेंडेंट है? अनाज पर, यानी प्रोडक्शन पर, लैंड प्रोडक्शन पर, ठीक है। आप कह रहे हैं कि लेकिन ग्राम में ऐसे ही लोग नहीं होते हैं, कुछ अन्य समुदाय भी होते हैं जो इस जो लूप है इसको तोड़ने का काम करते हैं। उन्हें हम लोग बोलते हैं ट्राइब, और उनके कल्चर को बोलते हैं हम लोग ट्राइबल कल्चर। क्योंकि जो हमने आदान प्रदान देखा उससे अलग है, क्योंकि जनजातियां जो है ये गैर जनजातीय समुदायों से अलग रहती हैं। कई बार अच्छे संबंध भी कायम करती हैं ट्राइब्स, ऐसा नहीं है। कई बार खुद से खेती भी करते हैं ट्राइबल लोग, ऐसा नहीं कि ट्राइबल लोग सिर्फ पेड़ पौधे खाते हैं। ट्राइबल लोग भी खेती करते हैं कई बार अलग अलग जगहों पे, लेकिन उनका जो कल्चर होता है वो कृषकों के कल्चर से और कारीगरों के कल्चर से काफी अलग होता है। कुछ ऐसे विलेज भी होते हैं जहां पर पूरी ट्राइब्स ही पाई जाती हैं, उसको ट्राइबल विलेज बोलते हैं। वहां पर कृषक नहीं देखने को मिलते, पीजेंट नहीं होते हैं। परिभाषा के आधार पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत अधिसूचित किसी भी जाति को अनुसूचित जनजाति कहा जाता है, ठीक है। और इस संदर्भ में पहली अधिसूचना वर्ष 1950 में जारी की गई थी। राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित जाति का दर्जा देने से पहले जो है अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने से पहले या जाति का दर्जा देने से पहले जनजाति की बहुत सी विशेषताओं पर विचार किया जाता है, जैसे जाति की पुरातन विशेषताएं, इसकी विशिष्ट संस्कृति, भौगोलिक रूप से जनजाति का अलग थलग होना और सामाजिक और आर्थिक रूप से जाति का पिछड़ापन। इन सब बातों पर विचार किया जाता है किसी भी ट्राइब को शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा देने के लिए, ठीक है। जनजाति की उपर्युक्त उल्लिखित परिभाषा से स्पष्ट है कि जनजाति को परिभाषित करने में विस्तृत जगत से इसके सदस्यों का अलग थलग होने की स्थिति पर विशेष जोर दिया जाता है। जनजातियां जो है अपने लोगों में ज्यादा विश्वास करती हैं। जनजाति के लोग जो है अपने जनजाति के लोगों पर विश्वास करते हैं। जनरली अलग जो ट्राइब्स या ग्रुप्स होते हैं उनसे घुलते मिलते नहीं है, ये पता होना चाहिए आपको। इसकी मूल संस्कृति होती है, जनजातियों की अपनी मूल संस्कृति होती है, बहुत अलग सी संस्कृति होती है। कई बार आपने देखा होगा कुछ ऐसी ट्राइब्स हैं जिसमें गिनती के मेंबर हैं, कुछ ऐसी ट्राइब्स हैं जिसमें बहुत कम मेंबर्स हैं, लेकिन वो दूसरी ट्राइब्स से बिल्कुल अलग हैं अपने कस्टम्स में। कोई जनजातियां जो है मीट खाती हैं, ठीक है, मांस भक्षण करती हैं, लेकिन कुछ ऐसी जनजातियां मीट छूती भी नहीं है, ठीक। तो अलग अलग ट्राइबल कल्चर के अलग अलग कस्टम्स देखने को मिलते हैं।
इसी वजह से ट्राइबल कम्युनिटी को एंथ्रोपोलॉजिकल लिटरेचर में क्या कहा जाता है, कल्चरल आइसोलेट्स कहा जाता है। ये कल्चरल रूप से, सांस्कृतिक रूप से ये पृथक एंटिटी होती है पूरी, ठीक है, सांस्कृतिक पृथक समूह होता है जनजातीय समूह। बाहरी जगत का अध्ययन किए बिना जनजातीय समाज को समझा नहीं जा सकता है। रॉबर्ट रेडफील्ड के जो वर्क्स हैं उसके द्वारा ही कृषक शब्द को विशिष्टता प्राप्त हुई थी। इसने कृषक किसे माना, जो अनाज का प्रोडक्शन करता है, ठीक है। सर्वप्रथम अमेरिकी एंथ्रोपोलॉजिस्ट एल क्रोबर ने अपने लेखों में कृषक शब्द को परिभाषित किया था। उनके द्वारा दी गई कृषक की परिभाषा के अनुसार कृषक निश्चित रूप से ग्रामीण होते हैं, ठीक है, कृषक निश्चित रूप से ग्रामीण होते हैं। किसके अनुसार, एल क्रोबर के अनुसार। इसके अलावा उनका संबंध शहरी बाजारों से होता है, क्योंकि अपना अनाज बेचते हैं और कुछ चीजें भी प्राप्त करते हैं बाजार से। वे एक बड़े जन समुदाय के एक ऐसे वर्ग हैं जिनमें अक्सर शहरी केंद्र और कभी कभी महानगर भी होते हैं। ये आंशिक सांस्कृतिक संस्कृतियों सहित आंशिक समाज होते हैं। किसके बारे में बात हो रही है, पीजेंट के। पीजेंट्स यानी जो अनाज उगाने वाला जो वर्ग होता है, कृषक वर्ग, उसको कभी कभी जो है आंशिक समाज भी कहा जाता है। इनमें जनजातीय समुदायों की पृथकता, राजनीतिक स्वायत्ता और आत्मनिर्भरता नहीं होती है, लेकिन इनके स्थानीय इकाइयों में अस्मिता, एकजुटता और अपनी मिट्टी एवं पूजा पद्धतियों के प्रति लगाव अभी भी सुरक्षित है। हम पीजेंट कम्युनिटी की बात कर रहे हैं कि पीजेंट जो है अपना कस्टम फॉलो करते हैं, लेकिन उनका काम ही ऐसा है कि उन्हें दूसरे ग्रुप से मिलना जुलना ही पड़ता है, व्यापार के पर्पज से या फिर किसी अन्य पर्पज से। अब यहाँ पर कृषक समाज की और विशेषताएं देख लेते हैं। क्रोबर के अनुसार, क्रोबर जो विद्वान है उनके अनुसार कृषक मुख्य रूप से खेती बाड़ी काम करते हैं, अपने मिट्टी से जुड़े होते हैं, अपने परिवार के लिए अनाज उगाते हैं, खुद के लिए। कई बार अतिरिक्त उत्पादन भी उनको करना पड़ता है, क्योंकि ऐसी वस्तुएं उनके चाहिए, उनको कपड़े भी चाहिए, कृषकों को कपड़े भी चाहिए, और जो है कई बार उन्हें हल भी चाहिए होता है, कृषि औजार चाहिए होते हैं। तो वो कैसे खरीदेंगे, वो पहले खरीदते थे अपने अनाज को दे करके, ये सब हल वगैरह या फिर जो उनकी जरूरत की चीजें होती थी वो कारीगरों से खरीद लिया करते थे, ठीक है। और कई बार उन्हें अपना फसल वगैरह बेचने के लिए शहरी समाज से भी संपर्क स्थापित करना पड़ता था। लेकिन जो ट्राइबल कल्चर है उसमें ऐसा नहीं होता है। ट्राइबल कल्चर में चाहे वो भूखों मर जाएंगे, लेकिन कई बार वो शहरी समाज से संबंध स्थापित नहीं करते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ कृषक समाज न केवल अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए बल्कि शहरों के लिए भी अन्न उत्पादन करता है, जो बड़े पैमाने पर और व्यवसायिक आधार पर अन्न का उत्पादन करते हैं और जिनका उद्देश्य अपने मुनाफे को बढ़ाना होता है, उन्हें भी कृषक हम लोग कहते हैं। कृषक कोई भी व्यक्ति जो अपने परिवार के लिए उगाए गए अनाज के अलावा भी अनाज का उत्पादन करता है अपने मुनाफे को बढ़ाने के लिए, वो भी कृषक होता है। और कई सारे वैज्ञानिकों ने तो ये भी कहा है, जैसे फोस्टर ने कहा है कि पीजेंट्स कंस्टिट्यूट अ हाफ सोसाइटी, यानी कि कृषकों से अर्ध समाज बनता है। एक पूरा अर्ध समाज जो है ये कृषकों का बना होता है। भारत में ट्राइब्स और ट्राइबल कल्चर कैसे उदय हुए उसके बारे में लोगों ने कहा है कि कई बार अनाज के उत्पादन के लिए खेती बाड़ी का काम जनजातियों ने भी करना शुरू कर दिया, लेकिन कृषकों का जो रवैया होता है वो जनजातियों को थोड़ा सा अलग होता है। वो लोग खेती भी करते हैं तो इस तरीके से करते हैं, कई सारे लोग एक साथ मिल करके, कि अपने परिवार को खिलाने भर का बस उत्पादन करें। उनको जनजातीय कृषक कहा जाता है, यानी कि उन्हें क्या कहा जाता है, ट्राइबल पीजेंट्स कहा जाता है, ठीक है। किसानों और जनजातियों दोनों वर्गों की विशेषताएं मौजूद होती थी इस तरीके की ट्राइब्स में जो खेती करती थी। जनजातियों या उसके कुछ वर्ग ग्रामों के निकट आकर बसने लगे और अन्य समुदायों को अपनी कुछ विशेष सेवाएं भी देने लगे, जैसे कुछ सामान जो ट्राइबल लोग बनाते हैं वो लोग वो चीजें भी सेल करने लगे, ठीक है। और कई बार ग्रामों के अभिन्न अंग बन गए और इस तरीके से ट्राइबल विलेज भी जो है बनने लगे, क्योंकि उनकी जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ती गई, उनका परिवार बढ़ता गया, तो परिवार से लोग बढ़ते गए और वो पूरा विलेज ही ट्राइबल विलेज एक तरीके से बन गया। मतलब उन्होंने अपनी एक इंटरनल इकोनॉमी स्टैब्लिश कर ली, जिससे उन्हें बाहरी लोगों की या शहरी समाज की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती थी। किसानों का अपना पूरा गांव होता है, जिस तरीके से कई बार पूरा किसान गांव होता है, लेकिन जनजातीय छोटे छोटे ग्रुप्स बना करके रहती हैं और इनके समूहों का फैलाव काफी बड़े क्षेत्र में होता है। इनके मतलब हम लोग ट्राइबल कल्चर की नहीं बात कर रहे हैं, हम लोग पीजेंट कल्चर की बात कर रहे हैं। इनका फैलाव बड़े क्षेत्रों पर रहता है, लेकिन जो ट्राइबल पीजेंट्स हैं कुछ छोटी झोपड़ी बना करके अपने समूह में रहते हैं, ठीक है। समाजशास्त्री साहित्य में ऐसे व्यक्तियों के समूह को हैमलेट कहा जाता है। हैमलेट यानी पुरवा कहा जाता है। हैमलेट किसी बड़े गांव का एक भाग होता है या बड़े क्षेत्र में फैले हुए छोटे छोटे हैमलेटों के समूह को प्रशासनिक रूप दे करके वर्गीकृत किया जा सकता है, ठीक है। तो ट्राइबल हैबिटेशन जो है जनरली जो है छोटे छोटे घरों का लार्ज एरिया में फैला होता है और क्लस्टर ऑफ फ्यू हट्स में रहते हैं, इनहैबिटेड इन क्लस्टर ऑफ फ्यू हट्स।
पीपल रिलेटेड बाय टाइज ऑफ किनशिप, यानी आपसी नातेदारी समूह में बंधे हुए कुछ आपस में लोग होते हैं और पास पास घर बना करके रहते हैं, उसी को हैमलेट या पुरवा हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो हैमलेट जो है ये छोटी इकाई है, गांव से छोटी एक इकाई है हैमलेट। किसी बड़े गांव का ही एक भाग हो सकता है हैमलेट, मतलब एक हैमलेट, एक विलेज में कई हैमलेट हो सकते हैं। अब ग्रामीण और शहरी समाज अंतर और संबंध हमको स्टडी करना है। अंतर और संबंध यही है कि दोनों एक दूसरे पर निर्भर तो हैं। ग्रामीण आबादी जो है शहरी अर्थव्यवस्था पर निर्भर है अपने खर्चों के लिए, कई बार धन उत्पादन के लिए, कई बार अन्य जरूरी चीजें प्राप्त करने के लिए, कई बार राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए भी शहरों पर निर्भर करना पड़ता है। और शहरी जनजीवन निर्भर है गांवों पर ग्रेन के लिए, सब्जी उत्पादन के लिए, फल उत्पादन के लिए भी निर्भर है, और अनाज उत्पादन के लिए तो है ही। ठीक है, तो यही यहाँ पे दिया हुआ है, काफी सारी चीजें यहाँ पे गिवन है, आप जरूरी बता देते हैं। जैसे ग्राम से शहरों में परिवर्तित होने वाले जो क्षेत्र होते हैं उनको रॉबर्ट रेडफील्ड और मिल्टन सिंगर, इन्होंने क्या कहा है, ऑर्थोजेनेटिक सिटीज कहा है, यानी ऐसे क्षेत्र जो ग्राम से शहरों में परिवर्तित होते हैं। ठीक है, मूल उत्पत्ति जिनकी गांव से होती है। ठीक है, और एक बात जरूर ध्यान रखना है, हमेशा जो ट्रांजिशन होता है वो विलेज से सिटी की तरफ होता है। कैसे होता है, विलेज से सिटी की तरफ यहाँ पर ट्रांजिशन या डेवलपमेंट होता है। जनरली कोई भी सिटी जो है विलेज नहीं बनता है। ठीक है, जब तक कि उसमें कोई खतरा ना आ गया हो, नेचुरल डिजास्टर ना आ गया हो, वो कोई भी जनरली सिटी विलेज कल्चर की तरफ या फिर विलेज बनने की ओर नहीं बढ़ता है। जनरली विलेजेस ही सिटी बनते हैं। विलेजेस, मल्टीपल विलेजेस कई बार सिटी का रूप ले लेते हैं। जैसे जो शहर जो है धीरे धीरे शहर जो मतलब गांव धीरे धीरे शहर बनते जाते हैं, उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है ऑर्थोजेनेटिक सिटीज, विकासवादी शहर। ग्राम से शहरों में परिवर्तित होने वाले शहर कौन कौन से हुए हैं, जैसे उदाहरण के लिए वाराणसी, बीजिंग, क्योटो, ये सब जो सिटीज हैं कैसे बने हैं, पहले कुछ छोटे छोटे गांव रहे होंगे हजारों साल पहले, लेकिन अब जो है ये सिटी बन गए हैं। ऐसे शहरों की मूल उत्पत्ति इनके गांवों से हुई है। जब शहर में अलग अलग लोग आकर के बसते हैं, जैसा कि भारत में औपनिवेशिक काल में हुआ था, तो इनको विजातीय शहर बोलते हैं। हेट्रोजेनेटिक सिटीज के उदाहरण जैसे मुंबई है, जोहानिसबर्ग है साउथ अफ्रीका में। ऐसे शहर बाहर से आए हुए व्यक्तियों से बनता है, अर्थात इनका उद्भव जो है स्थानीय गांवों से नहीं होता है और अपना कोई मूल अस्तित्व नहीं होता है। लेकिन जैसे कोलकाता सिटी है, कोलकाता सिटी के बारे में अगर आपने पढ़ा हो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में, तो जो 3 गांव थे उनको जो है मिला करके एक अंग्रेज ने बसाया था कालीकता नाम से, जो बाद में जाकर के कलकत्ता या कोलकाता कहलाया। ठीक है, तो उसका अस्तित्व जो है वो गांव से ट्रैक किया जा सकता है। लेकिन कुछ सिटीज ऐसे हैं जो हम लोग कह सकते हैं बाहरी लोगों के आने से बसे हैं, जैसे मुंबई हो गया, जोहानिसबर्ग हो गया, ये सब आगे हम देखेंगे। इसमें विकासवादी शहर जो होते हैं, यानी कि आपके ऑर्थोजेनेटिक सिटीज जो होते हैं, इस पर अगर कोई गांव से आकर के बसता है तो उसकी संस्कृति पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि वहां पर रहने वाले व्यक्ति कहीं ना कहीं गांव से जुड़े होंगे और उन्हें कोई सांस्कृतिक कमी या फिर कल्चरल शॉक नहीं महसूस होता। लेकिन कोई अगर हेट्रोजेनेटिक सिटी में आया है तो जो है हम लोग कह सकते हैं कि उसे यहाँ पर समझने में दिक्कत होती है। ठीक है, क्योंकि ऐसा सिटी, हेट्रोजेनेटिक सिटी मूल रूप से ग्रामीण नहीं रहा होगा। ठीक है, क्योंकि विकासवादी शहर में मूल ग्रामीण परंपराओं का संगम भी होता है और यहाँ आकर बसने वाले अपनी संस्कृति की पहचान तुरंत कर उसमें घुल मिल जाते हैं। जबकि विजातीय शहर यानी कि जो आपका हेट्रोजेनेटिक सिटी होता है, ग्रामीण प्रवासियों के लिए सब कुछ एक अलग माहौल जैसा दिखता है, क्योंकि यहाँ की संस्कृति विविधता अलग होती है, जो जिसे बाहर से आए हुए, विदेश से आए हुए लोगों ने या फिर किसी बहुत ही अलग कल्चरल आइडेंटिटी के लोगों ने बसाया होता है, तो आपको दिक्कत होती है। विजातीय शहर में, हेट्रोजेनेटिक सिटी में प्रवासियों को बेगानापन महसूस होता है। जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश का कोई व्यक्ति है, उत्तर प्रदेश का कोई विलेज पर्सन है, वो वाराणसी जाएगा, वाराणसी, तो उसे अच्छा महसूस होगा कि या फिर वो गोवा जाएगा तब उसे अच्छा महसूस होगा। तो निश्चित तौर पर सभी का उत्तर वाराणसी है, क्योंकि वाराणसी में उसको अपने जैसे लोग मिलेंगे, थोड़ी बहुत डायलेक्ट में अंतर हो जाएगा, लेकिन हिंदी करीब बोलने वाले लोग मिलेंगे, भोजपुरी जैसे बोलने वाले लोग मिलेंगे, एडजस्ट हो जाएगा वो। लेकिन गोवा में अलग कल्चर है, गोवा को पोर्टुगीज लोगों ने बसाया था और अभी भी पोर्टुगीज ट्रेडिशन कई सारे वहां पे फॉलो किए जाते हैं। तो कोई उत्तर प्रदेश के गांव का व्यक्ति जाएगा, निश्चित तौर पर उसे काफी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। ग्रामीण क्षेत्रों की विशेषताएं देख लेते हैं हम लोग। ग्रामीण क्षेत्र मुख्य रूप से कृषि प्रधान क्षेत्र है, मोटे तौर पर खाद्य उत्पादक इकाइयों के रूप में इसको शहर वाले मानते रहे हैं। हम लोग मानते हैं कि हमारे घर में जो
अनाज आता है उसको शहरी समाज उगा रहा है, और ये बात सच भी है। हर समय फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पहले नहीं होती थी, और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भी रॉ मटेरियल जो किसानों से ही प्राप्त करती है, ठीक है। कई बार अपने खेत लोग लगाने लगे, मतलब अपने खेत कंपनियां लगाने लगी, वो अलग चीज़ है, लेकिन रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन जो है वो गाँवों से ही होता है। जनजातीय समाज सैद्धांतिक रूप से निर्वाह अर्थव्यवस्था रखता है। जनजातीय समाज जो है यानी कि ट्राइबल कल्चर, जो सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर में विश्वास रखता है। क्या किसमें? निर्वाह कृषि में, यानी सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर का सिंपल मतलब यही हुआ कि जितना अपने को जरूरत है बस उतना ही उगाना, उससे ज्यादा नहीं उगाना। लेकिन जो कृषक समाज है वो सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर पहले करता था, लेकिन अब जो है ऐसा एग्रीकल्चर भी किया जा रहा है जिससे मुनाफा भी उत्पन्न हो और वो अपने बच्चों को पढ़ा सकें, अन्य जरूरतें भी पूरी कर सकें जो सिर्फ बार्टर सिस्टम से पूरी नहीं हो सकती थी। जनजातीय अर्थव्यवस्था अधिशेष पैदा नहीं करती है, यानी कि जो प्रोडक्शन होता है वो ट्राइबल कल्चर से नहीं होता है, वो पीजेंट लोग ही उगाते हैं अधिक रॉ मटेरियल जो हमारे शहर के लोगों का पेट भरने के लिए जरूरी होता है। बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक आधार पर जो उत्पादन करते हैं वो कृषक समाज ही करता है। मूल उद्देश्य लाभ को कई गुना बढ़ाना होता है, उन्हें हम कृषक या किसान बोलते हैं। उत्पादक चाहे किसान हो, वे सभी शहरों को भोजन की आपूर्ति करते हैं। शहरवासी एक बार अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के बाद कला और शिल्प तथा गैर कृषि गतिविधियों के विकास में खुद को समर्पित कर देते हैं, ठीक है। मतलब एक बार हम सिटी में रहने वाले लोगों का पेट भर जाए तो हमारा ध्यान इधर उधर जाता है, मनोरंजन की ओर जाता है, सिनेमा देखने की तरफ जाता है, नेटफ्लिक्स देखने की तरफ जाता है, अन्य चीज़ों की तरफ जाता है। ये यहाँ पे कहने का प्रयास किया गया है। शहरों में होने वाले नवाचार गाँवों में फैल जाते हैं। जैसे कोई इनोवेशन है, जैसे जो ट्रैक्टर का कॉन्सेप्ट है, आजकल गांव की इकोनॉमी का हिस्सा है ट्रैक्टर, लेकिन आपको क्या लगता है ट्रैक्टर क्या गांव में बना होगा? नहीं, ट्रैक्टर का आविष्कार किसी लैब में किया गया होगा, किसी अर्बन सेंटर में, किसी शहर में, ठीक है। इसी प्रकार से सिटी में काम करने के लिए आपको पूर्णकालिक विशेषज्ञ बनना पड़ता है, प्रोफेशनल ट्रेनिंग वगैरह लेनी पड़ती है, उच्च शिक्षा प्राप्त करनी पड़ती है, स्किल डेवलपमेंट भी जरूरी होता है। शहरी समाजों की विशेषता है ये। लेकिन गाँव में जो है अर्धकुशल और अकुशल श्रमिक भी काम करने लगते हैं, ठीक है। और जो है कई बार शहरों में इनकी जरूरत पड़ जाती है, कभी कभी गाँव में। और गाँव में ऐसा होता है कि कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग कई बार जरूरत ही नहीं पड़ती है। जो कारपेंटर है, जो बढ़ई है, उसका बेटा अपने आप ही जो है खाट वगैरह बनाने लगता है, ठीक है। उसको कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग उसका पिता कई बार नहीं देता है। या फिर जो मछली पकड़ने वाला व्यक्ति है, उसका जो बेटा है वो मछली पकड़ने में, फिशिंग में निपुण हो जाया करता है, तो कोई उसे प्रोफेशनल ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जो शहरी समाज है उसमें सभी को प्रोफेशनल ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है, स्कूलिंग की जरूरत पड़ती है, और कई बार स्किल डेवलपमेंट की भी। आर्थिक अंतःक्रिया का राजनीतिक अंतःक्रिया से भी संबंध है। अब तो हर ग्राम का जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होने लगा है, पंचायत होती है। लेकिन आप सभी को पता है, आपने पंचायत वेब सीरीज भी देखी होगी, जो पॉलिटिक्स है अभी भी एक्सटर्नल फोर्स ही कंट्रोल करते हैं। यानी कि शहरी लोग, शहरी अधिकारी जो है, शहरों में रहने वाले अधिकारी, डेवलपमेंट ब्लॉक्स में रहने वाले अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स, ये सब अभी भी काफी हद तक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को कंट्रोल करने का काम करते हैं, कई बार निगेटिव तरीके से भी, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि जितनी भी स्वायत्ता हम दे दें, कहीं ना कहीं विलेजेस को अभी भी शहरों द्वारा ही कंट्रोल किया जा रहा है, ये ध्यान रखना है। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि शहरों में केंद्रित राजनीतिक सत्ता ग्रामों को नियंत्रित करती है। ग्रामों द्वारा शहरों में बिक्री के लिए लाए गए माल की कीमत भी कई बार शहरी राजनीतिक सत्ता द्वारा तय की जाती है, ठीक है। ग्रामीण समुदाय में अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आंतरिक गतिशीलता का चलन होता है, लेकिन कभी कभी सहयोग के अभाव में या प्रचार की कमी के कारण ये जोर नहीं पकड़ पाता, ठीक है। मार्शल सॉलिन ने ऐसे कृषकों को दुर्बल या अंडरडॉग्स कहा है, जो अपनी स्थिति में सुधार करने के लिए जो है कोई क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं करते हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे इसमें लघु पैमाने का समाज यानी स्मॉल स्केल सोसाइटीज क्या है, या फिर स्मॉल ट्रेडिशन, लिटिल ट्रेडिशन क्या है, इसको देख लेते हैं। और शहरों का जो ट्रेडिशन है उसको देख लेते हैं। इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिटी हम बता चुके हैं आपको। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में लुईस वर्थ द्वारा व्यक्त किया गया कि शहरी समाजों की विशेषता क्या है। बड़ा आकार, ठीक है, घनी आबादी, जनसंख्या घनत्व ज्यादा, विजातीयता ज्यादा है। जैसे गांव में स्वजातीयता ज्यादा देखने को मिलती है, गांव में शहरों में हेट्रोजेनिटी देखने को मिलती है, यानी कि एक ही जाति के लोग आपको कई बड़ी संख्या में कम देखने को मिलेंगे, कई सारी जातियों के अलग अलग लोग ज्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। शहरों में ऐसा होता है। और शहरों में आबादी अधिक होती है। ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर प्रवासन की मतलब शहरों की ओर जो ग्रामीण क्षेत्रों से प्रवासन होता है उसकी वजह से यहाँ पर जनसंख्या में वृद्धि लगातार होती रहती है। गांव में आबादी की वृद्धि दर निम्न होती है, लेकिन जन्म दर उच्च होती है।
तो बर्थ रेट जो है ज़्यादा होती है कहाँ पे, विलेजेस में, रूरल एरियाज में। विलेजेस में बर्थ रेट ज़्यादा होती है लेकिन जनसंख्या कम होती है। और गाँव में क्या मतलब ये शहरों में क्या होता है, शहरों में जो है बर्थ रेट तो कम होती है, TFR भी कम होती है, लेकिन लगातार जो गाँवों से सप्लाई हो रही पॉपुलेशन की, ठीक है, जो पुल फैक्टर्स हैं शहरों के, पुल फैक्टर्स यानी कि इनकम का लालच, अच्छे लिविंग स्टैंडर्ड्स का लालच, वो लगातार गांव में रहने वाले लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और शहरों की जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है। माइग्रेशन जो है लगातार हो रहा है विलेजेस से सिटीज की ओर, ठीक है। गुजर बजर की तलाश में जनजातीय समूह गांव आकर बसने लगते हैं, लेकिन गांव में स्पष्ट परिवर्तन लाने के लिए इनकी जनसंख्या कम होती है। शहरों को सांस्कृतिक विविधता का स्वरूप कहते हैं क्योंकि यहाँ पर कल्चरल आइडेंटिटीज अलग अलग देखने को मिलती है। कई सारी संस्कृतियों के पृष्ठभूमि के लोग, अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड के लोग एक साथ रहते हैं, ठीक है। जीवन यापन के तरीकों में भी भारी विविधता देखने को मिलती है। बहुत सारे काम है विलेजेस की तुलना में सिटीज में। सिटीज में बहुत सारे काम है, लेकिन जो विलेजेस हैं उसमें स्कोप बहुत लिमिटेड होता है, वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज के आधार पर, वहाँ की जो है ज्योग्राफी और टराइन के आधार पर। तो वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है कि जीवन यापन के तरीकों में भारी विविधता पाई जाती है। शहरों में आय, आवास और शिक्षा आदि के संदर्भ में भी भारी विविधता पाई जाती है। शहरों में प्रौद्योगिकी का स्वरूप जटिल होता है, टेक्नोलॉजी जो है ये जटिल होती है, इसे घर बैठकर नहीं सीख सकते। लेकिन गाँव में जो ऑक्यूपेशंस हैं उनको घर बैठकर भी पिता से पुत्र सीख जाता है, फिर उसका पुत्र अपने पिता सीख जाता है। इस तरीके से ट्रेडिशन आगे बढ़ता है, वही यहाँ पे गिवन है। शिक्षण संस्थानों में जाने की जरूरत नहीं पड़ती कई बार विलेज में ऑक्यूपेशन प्राप्त करने के लिए, ठीक है। शहरी समाजों में परिवर्तन काफी तेजी से होता है, कभी एक ट्रेडिशन स्थिर नहीं रहता है। और आजकल तो सोशल मीडिया के दौर में आपको पता है ट्रेडिशन क्या, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या, हर चीज जो है हफ्तों के हिसाब से पूरी की पूरी बदल करके रह जाती है, ठीक है। अब हम यहाँ पर ज्यादातर चीजों के बारे में ओवरव्यू आपको दे चुके हैं। अब यहाँ पर लघु और बृहत परंपराओं यानी लिटिल और ग्रेट ट्रेडिशन के बारे में बात कर लेते हैं। लिटिल ट्रेडिशन फॉलो किया जाता है ग्रामीण क्षेत्रों में, और बृहत परंपरा या फिर ग्रेट ट्रेडिशन शहरी समाजों में फॉलो किया जाता है। अब इसमें अंतर क्या है ये आगे लिखा हुआ है, इसमें हम लोग देख लेते हैं। रॉबर्ट रेडफील्ड ने कहा है कि लघु समुदाय की संकल्पना को जिसकी एक ग्राम के रूप में कल्पना की जा सकती है, मतलब लघु समुदाय एक ग्राम है, वहां पर लघु परंपरा को फॉलो करते हैं, यानी कि सजातीय और अपेक्षाकृत पृथक होकर के रहना। निरक्षर समाजों की परंपरा होती है, और जो भी बात उनको अपने परिवार से प्राप्त हुई है, जो भी शिक्षा या फिर जो भी ट्रेडिशन उनको अपने परिवार, अपने बड़े बुजुर्गों से मिला, उसी को फॉलो करते हैं। नए ट्रेडिशन को फॉलो करने से बचते हैं, जैसे कोई अपराध हो, ऐसा गाँव में अभी भी होता है, ठीक है। ये यहाँ पे कहा गया, इसी को लिटिल ट्रेडिशन कहा गया, यानी कि छोटी सोच वाला ट्रेडिशन, ठीक है। जो यहाँ पर अपने बड़े बुजुर्गों ने बताया उसी की परंपरा को ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेते हैं, ठीक है। परंपरा में कुछ मतभेद या विरोधाभास नजर भी आता है, तो उनकी परंपरा और रीति रिवाज ऐसे ही आगे बढ़ता रहता है बिना किसी जो है तार्किक चिंतन के। जबकि शहरों में परंपरा जो है बहुत बदल रही है लगातार, आजकल तो लगातार हर चीज बदल रही है और वेस्ट के कॉन्सेप्ट को फॉलो किया जा रहा है, तमाम तरीके की चीजें हो रही हैं, ठीक है। इसमें ये कहा गया है लघु समुदाय जिस प्रकार के समाज से लगातार संबंध बनाए रखता है उसे शहर हम लोग कहते हैं। बहुत से अन्य बुद्धिजीवियों ने शहर को सभ्यता के केंद्र के रूप में देखा है। दरअसल लैटिन भाषा में शहर और सभ्यता दोनों का अर्थ एक ही होता है। शहर का अर्थ बुद्धिजीवियों के समूह के आवास से भी है, जिसे साक्षर समाज कहा जाता है। पढ़े लिखे लोगों का समाज शहरी समाज कहा जाता है सोशलॉजी के डेफिनेशंस के हिसाब से। आजकल जो सोशल मीडिया का जो दौर है, डिजिटल दौर है, उसने शहर और गांवों की कल्चरल दूरी तो एटलीस्ट मिटा दी है। कहने का मतलब है डेवलपमेंट भले ही ना गांव में हो, लेकिन आजकल वहां पर भी लोग रील रिकॉर्ड कर रहे हैं, सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे हैं। तो एक तरीके से जो कल्चरल दूरी थी और जो लाइफस्टाइल संबंधी जो दूरी थी उसको मिटाने का प्रयास किया है। लाइफस्टाइल इन द सेंस रिसोर्सेस नहीं, सिर्फ खुद से जीवन जीने का तरीका, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इसको तो बढ़ावा मिला है, लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज का संवर्धन अभी भी विलेजेस में नहीं हो पाया। डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह अभी भी बहुत कमजोर है, ठीक है। सिर्फ चार्जिंग पॉइंट बना देना और यूएसबी केबल सप्लाई से नहीं होता है, अभी भी विलेजेस में काफी विकास की जरूरत है। अब यहाँ पर कुछ थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा हुआ है कि जो वृहत परंपरा होती है यानी कि ग्रेट ट्रेडिशन जो शहरों में फॉलो करते हैं, उसमें किन किन संस्थानों का रोल होता है। जैसे गाँव की परंपरा में, छोटी परंपरा में बड़े बुजुर्ग और परिवार और आसपास के समाज का महत्वपूर्ण रोल रहता है। लेकिन यहाँ पर मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, यहूदी प्रार्थना भवन, ये सब जो है ग्रेट ट्रेडिशंस को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है।
और जो ब्राह्मण, इमाम, पुजारी, पादरी जैसे जो स्कॉलर पर्सन्स होते हैं या फिर किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट करने वाले जो कुलीन समाज के लोग होते हैं, वो ग्रेट ट्रेडिशंस की देखरेख करते हैं। अब हम इसमें अंतर देख लेते हैं। जो याद करने वाली चीज है, जो एग्जाम के लिए एटलीस्ट याद रखना है, वो क्या है? गांव लघु परंपरा का केंद्र है, जबकि शहर वृहद परंपरा का केंद्र है। गांव एक खाद्य उत्पादक इकाई है। गांव क्या है? खाद्य उत्पादक इकाई है। और कम जनसंख्या, उच्च जन्म दर यहाँ पर है, जबकि शहरों में क्या है? अधिक जनसंख्या लेकिन निम्न जन्म दर, लेकिन यहाँ पर प्रवासन बहुत अधिक है। शहरों से होने वाला प्रवासन यहाँ पर अधिक देखने को मिलता है। माइग्रेशन जो है ये सिटी टू विलेज, मतलब विलेज टू सिटी होता है। भूमि उत्पादन की मुख्य इकाई जो है ये शहर है, जबकि माफ कीजिएगा, भूमि उत्पादन की मुख्य इकाई क्या है? गांव है। और जबकि वृहद औद्योगिक संरचना, औद्योगिक उत्पादन और कह सकते हैं प्रौद्योगिकी की इकाई कौन से हैं? शहर। विभिन्न व्यवसाय कौशल आधारित व्यवसाय यहाँ पर देखने को मिलते हैं। सांस्कृतिक विविधता की भारी कमी यहाँ पे देखने को मिलती है। सांस्कृतिक विविधता प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। सामाजिक संबंध जो है ये अनौपचारिक और घनिष्ठ होते हैं। काफी घनिष्ठ संबंध जो है गांव के समाज बना करके रखते हैं आपस में, लेकिन शहरों में सामाजिक संबंध बहुत ही औपचारिक होते हैं। कई बार सोशल मीडिया में स्टेटस देखने तक सीमित रह जाते हैं। यहाँ पर गतिशीलता बहुत सीमित रहती है, लेकिन यहाँ पर असीमित मात्रा में गतिशीलता आपको देखने को मिलती है। ट्रांजिशन का मतलब है चाहे विचारों का ट्रांजिशन हो, चाहे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधित ट्रांजिशन हो, लगातार शहर बदलता हुआ आपको देखने को मिलता है। निरक्षर समाज की परंपरा, लेकिन यहाँ पर पढ़े लिखे लोगों की परंपरा होती है, यानी कि लिटरेट पॉपुलेशन। फिर सीमित तार्किक चिंतन यहाँ पर होता है अपनी परंपराओं को लेकर के, लेकिन यहाँ पर विचारों का चिंतन लगातार किया जाता है। लगातार डिस्कशन होते रहते हैं किस तरीके से हमको कौन सा ट्रेडिशन फॉलो करना चाहिए। शहरों में इस पर विचार होता रहता है। मिल्टन सिंगर नामक एक सोशलॉजिस्ट है, उनके यहाँ पे ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं। भारतीय समाज का उद्भव लोक और प्रादेशिक संस्कृति से होता है। कथाओं, लोक साहित्य को लंबे समय तक परिष्कृत और व्यवस्थित करके रामायण, महाभारत और अन्य ग्रंथों की रचना की गई थी। सांस्कृतिक निरंतरता वृहद परंपराओं की मुख्य विशेषता है, और इसका मानना है कि देश भर के लोगों को सामान्य सांस्कृतिक चेतना प्राप्त होनी चाहिए। ये इनके जो है देख लीजिएगा ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, इसको स्टडी कर लीजिएगा आप लोग। टाइप ऑफ विलेजेस देख लेते हैं। भारत में ग्रामों को आकेंद्रित यानी कि न्यूक्लिएटेड और विस्तृत छिटपुट यानी कि डिस्पर्स के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं। वैसे तो अलग अलग प्रदेश में अलग अलग तरीके के यूनिट्स होते हैं, लेकिन न्यूक्लिएटेड और डिस्पर्स्ड विलेजेस ज्यादातर पाए जाते हैं। ग्रामों में आबादी वाली भूमि और खेतीबाड़ी वाली भूमि दोनों एक साथ होती हैं। आकेंद्रित गांवों में यानी कि न्यूक्लिएटेड विलेजेस में घर एक इकाई के रूप में एक ही समूह में रहते हैं, ठीक है, यानी कि घर जो है एक ग्रुप के रूप में पास पास रहते हैं, और ऐसे घरों के चारों ओर कृषि वाली भूमि होती है। रिहायशी घर काफी बड़े क्षेत्रों में फैले होते हैं, और ऐसे घरों का प्रत्येक समूह कृषि वाली भूमि से अलग बटा हुआ होता है। इसे छिटपुट ग्राम बोलते हैं। भारत में अधिकांश ग्राम किस तरीके के हैं? कॉम्पैक्ट न्यूक्लिएटेड टाइप के हैं। तो अगर आपसे पूछ लें कि भारत में किस तरीके के विलेजेस देखने को मिलते हैं ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से, कॉम्पैक्ट न्यूक्लिएटेड, ज्यादातर गांव जो है कॉम्पैक्ट न्यूक्लिएटेड प्रकार के देखने को मिलते हैं। डिस्पर्स्ड विलेजेस जो है ये कहाँ पाए जाते हैं? कोस्टल एरियाज ऑफ केरला इन साउथ इंडिया, इन भील सेटलमेंट्स टू द ईस्ट एंड नॉर्थ ऑफ गुजरात एंड कुर्ग एंड वेस्टर्न मैसूर रीजन। डिस्पर्स्ड विलेजेस इन जगहों पर साउथ इंडिया में देखने को मिलते हैं, और ईस्टर्न कोस्ट में देखने को मिलते हैं, नॉर्थ ऑफ गुजरात में भी देखने को मिलते हैं, ठीक है, वेस्टर्न मैसूर में भी देखने को मिलते हैं। जो समूह खेत का मालिक होता है उसमें काफी सदस्य होने चाहिए ताकि जरूरत पड़ने पर अपनी रक्षा कर सकें। छिटपुट ग्रामों को अपनी रक्षा के लिए पहले ही पर्याप्त बंदोबस्त कर लेने चाहिए, और ऐसे ग्राम अपने ही नातेदारी समूहों और वैवाहिक संबंधों के सूत्र से बंधे होते हैं। तो डिस्पर्स्ड विलेजेस में एरिया बड़ा होता है और घर दूर दूर स्थित होते हैं, छोटे छोटे, तो इसमें यही होता है कि अपनी सुरक्षा उनको खुद करनी पड़ती है डिस्पर्स्ड विलेजेस के केस में, ठीक है। ठीक है, फिर आगे इंपॉर्टेंस ऑफ इंपॉर्टेंट रूरल स्टडीज कंडक्ट जो की गई है 1955 का वर्ष विशेष महत्व रखता है। भारतीय ग्रामों पर 4 पुस्तकें और बहुत से रिसर्च पेपर्स पब्लिश हुए थे। कौन कौन सी पुस्तकें हैं? एस.सी. दुबे की इंडियन विलेज, ये बुक्स एंड ऑथर में आ सकता है, ध्यान रखिएगा। एस.सी. दुबे की किताब इंडियन विलेज है। डी.एन. मजूमदार की रूरल प्रोफाइल नामक बुक, और मैकिम मैरियट की विलेज इंडिया नामक किताब, और M.N. श्रीनिवास की इंडियाज विलेजेस, ये सारी किताबों और उनके ऑथर का नाम जरूर ध्यान रखिएगा। इरावती कर्वे की अध्यक्षता में मद्रास में भारतीय समाज की स्थिति पर एक सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें रॉबर्ट रेडफील्ड ने भी पार्टिसिपेट किया था, जिन्होंने भारत के गांवों पर और
यहाँ के समाज पर काफी अच्छा अध्ययन किया हुआ है। ये बुक्स एंड ऑथर अच्छे से ध्यान कर लीजिएगा आप, ये आ सकता है एग्जाम में। इस सम्मेलन में ग्राम अध्ययन और इनके विस्तार क्षेत्र पर चर्चा हुई थी। इसका ब्यौरा सोसाइटी इन इंडिया नामक पुस्तक में प्रकाशित किया गया है। ठीक है, सोसाइटी इन इंडिया पुस्तक में जो ये सम्मेलन हुआ था इरावती कर्वे की अध्यक्षता में मद्रास में, उसकी बातों को इसमें रिकॉर्ड किया गया है। ग्रामों पर 1950 के अंत में कुछ मोनोग्राफ वगैरह निर्मित किए गए थे, जैसे GM कॉस्टेरियर्स की ट्वाइस बॉर्न, SC दुबे की इंडिया चेंजिंग विलेजेस 1958 में आई थी, DN मजूमदार की कास्ट एंड कम्युनिकेशन इन एन इंडियन विलेज 1958 में, ऑस्कर लुइस की विलेज लाइफ इन द नॉर्दर्न इंडिया, FG बेले की किताब कास्ट एंड द इकोनॉमिक फ्रंटियर, एल्बर्ट मेयर द्वारा जो पायलट प्रोजेक्ट इंडिया पुस्तक आई थी, इसमें उन्होंने इटावा प्रोजेक्ट की मुख्य विशेषताओं का सार बताया है। तो एल्बर्ट मेयर की जो पुस्तक है कौन सी, पायलट प्रोजेक्ट इंडिया, इसको भी ध्यान रखिएगा। ऐसे ही AR देसाई की जो वॉल्यूम एंड इंट्रोडक्शन टू रूरल सोशियोलॉजी, ये किताब भी जरूरी है। ऑर्ड्रेन मेयर के कार्यों पर आधारित उनकी पहली पुस्तक कास्ट एंड किनशिप इन सेंट्रल इंडिया थी, कास्ट एंड किनशिप इन सेंट्रल इंडिया, AR देसाई की। फिर ग्रामीण स्तरीकरण के बदलते आयामों का अध्ययन ऑन्द्रे बिते की पुस्तक कास्ट क्लास एंड पावर में किया गया है। इसके अलावा BR चौहान की 1967 में प्रकाशित पुस्तक है राजस्थान विलेज, में राजस्थान के गांव का सामान्य ब्यौरा प्रस्तुत किया गया है। तो BR चौहान की ये किताब है, ध्यान रखिएगा, राजस्थान विलेज। ठीक है, इसके बाद ग्लोरिया गुडविन रिहेजा की पुस्तक एक महत्वपूर्ण है, द पॉइजन इन द गिफ्ट, द पॉइजन इन द गिफ्ट। सहारनपुर के गांव में व्याप्त जाति व्यवस्था को स्वरूप इन्होंने बताया है। ग्रामीण इतिहास के विद्यार्थियों के लिए AM शाह की एक्सप्लोरिंग इंडिया रूरल पास्ट 2002 ये पुस्तक महत्वपूर्ण है। ठीक है, ठीक है, फिर यही बातें इसमें लिखी हुई हैं। डेमोग्राफिक्स का अर्थ ये जो है बताया गया इसमें, डेमोग्राफी इज द साइंटिफिक एंड स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ पॉपुलेशन एंड इन पार्टिकुलर द साइज ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन एंड देयर डेवलपमेंट स्ट्रक्चर। तो डेमोग्राफी की शाखाएं कौन कौन सी है, ऐतिहासिक जनसांख्यिकी, सामाजिक जनसांख्यिकी, आर्थिक जनसांख्यिकी, गणितीय जनसांख्यिकी। ऐसे एग्जाम में आ सकता है UPSSC में कि कौन सी डेमोग्राफी का एक प्रकार नहीं है। मेडिकल डेमोग्राफी भी एक इसकी क्लास होती है, इसका टाइप होता है। ठीक है, इसके बाद जनगणना के बारे में बताया है। जनगणना के बारे में फैक्ट्स तो आपको सेंसस वाली PDF में ही मिल गए होंगे। और CRS जो है इसके जो लेटेस्ट अपडेट्स वगैरह होते हैं बर्थ डेथ के, वो सब आंकड़े हम आपको देते ही हैं। SRS का डेटा जो भी लेटेस्ट होगा वो आपको कोर्स में ही मिल गया होगा। इसकी अवधारणा क्या है, ये कब शुरू किया गया था, 1969-70 में SRS सर्वे शुरू किया गया था, ध्यान रखिएगा। प्रतिदर्श सर्वेक्षण, सैंपल सर्वे समय समय पर होते रहते हैं। जैसे अब NFHS कौन सा वाला आपके लिए जरूरी है, NFHS नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो है 5th वाला अब आ चुका है, उसके आंकड़े जरूरी होंगे। उसके बाद ये 4 चरण है जनसंख्या के 1901 से 2001 तक। 1901 से 21 तक ग्रामीण जनसंख्या में धीमी वृद्धि, 1931 से 51 तक ग्रामीण जनसंख्या में स्थिर वृद्धि, 81 में ग्रामीण जनसंख्या में तीव्र उच्च वृद्धि और 1991 से 2001 तक उच्च वृद्धि और साथ में घटने के निश्चित संकेत देखने को मिलते हैं। तो रूरल पॉपुलेशन अलग अलग फेजेस में कैसे घटा या बढ़ा है वो दिया हुआ है इसमें। ग्रामीण सामाजिक संरचना, ये सब चीजें हम आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं। ठीक है, ये डाइट वगैरह कंसेप्ट देख लीजिएगा इसमें। ठीक है, ये सामाजिक संरचना क्या है, ये सब चीजें आपको पढ़ा ही चुके हैं हम। सोशल स्ट्रक्चर में क्या क्या शामिल होता है। ठीक है।